हेलो गाइस, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज लाया हूं आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट के अंतर्गत एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा नया टॉपिक है भारत में बंजर भूमि एवं समस्याग्रस्त मृदाओं का वितरण, वेस्टलैंड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। तो हम सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बंजर भूमि के बारे में जान लेते हैं। बंजर भूमि क्या होती है, ये हमारा प्रमुख टॉपिक है क्योंकि यही टॉपिक हमें आगे चलकर बहुत ही हेल्प होगा। बंजर भूमि का शाब्दिक अर्थ है अनुपयोगी भूक्षेत्र, अर्थात ऐसा क्षेत्र जिसका प्रयोग हम कृषि के रूप में नहीं कर सकते हैं, जिसकी उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है। ऐसे इस प्रकार के क्षेत्रों का प्रयोग हम पौधे के रूप में बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों को या इस प्रकार की भूमि को हम बंजर भूमि कहते हैं। इस प्रकार की भूमियों के सुधार के लिए हमारी भारत सरकार द्वारा सन 1985 में प्रधानमंत्री ने नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की घोषणा की थी, जिसके द्वारा भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग के अनुसार 173.64 मिलियन हेक्टेयर भूमि समस्याग्रस्त है। तो आइए हम बंजर भूमि का वर्गीकरण करते हैं कि इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। बंजर भूमि का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार से किया गया है, कृषि योग्य बंजर भूमि एवं कृषि अयोग्य बेकार भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि के अंतर्गत विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। नालीदार और निम्नलिखित मृदा। नालीकृत और निम्नलिखित मृदाएं वे मृदाएं इस मृदाएं के अंतर्गत इस प्रकार की बंजर भूमि नदियों के किनारे ढलान पर जल के तीव्र प्रवाह से निर्मित होती हैं, जो निचली सतहों पर नदी में मिल जाती हैं। इस प्रकार की भूमियों को नालीदार और निम्नलिखित मृदा कहते हैं। जबकि जलमग्न और कच्छ भूमि ऐसी भूमि कहलाती हैं जो समुद्र, नदियों तथा झीलों के किनारे बने बेभू क्षेत्र जहाँ सदैव जल भरा रहता है, जलमग्न भूमि कहलाती हैं। जब इन क्षेत्रों में वनस्पति उत्पन्न हो जाती है तो इन मृदाओं को कच्छ भूमि कहते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, लवण प्रभावित मृदाएं। लवण प्रभावित मृदाएं वे मृदाएं कहलाती हैं जिनमें सतह पर लवणों का संचय होता है तथा विनिमय सोडियम की मात्रा भी 15 से अधिक होती है। कृषि के लिए अयोग्य होती है, ऐसी भूमि कृषि के लिए अयोग्य होती है। ऐसी मृदाओं को उपचारित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है निम्नलिखित जंगल अर्थात ऐसे वन क्षेत्र जिनमें मिट्टी की ऊपरी सतह अनुत्पादक एवं अनुपजाऊ होती है, निम्नलिखित जंगल वन कहलाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट, स्थानांतरित कृषि भूमि या झूम खेती अर्थात ऐसी खेती जो जंगलों में आदिवासी रहने का कार्य करते हैं, वह इस प्रकार की खेती को करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार की खेती में आदिवासी जंगलों को काटकर उनके स्थान पर अपनी फसलों को 2 से 3 बार उगाने का कार्य करते हैं, फिर तथा उन्हीं स्थानों पर नए पौधे लगाकर वह किसी अन्य स्थान पर या अन्य जंगल स्थान पर चले जाते हैं तथा उन पेड़ों को काटकर फिर से ऐसे ही खेती करते हैं। इसलिए इस प्रकार की खेती को हम झूम खेती भी कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट, जिसे कहते हैं खनन क्षेत्र अर्थात ऐसे क्षेत्र जहाँ बृहद स्तर पर खनन होता है, वहाँ की भूमि बेकार हो जाती है, उसकी ऊपरी सतह नष्ट हो जाती है, जिससे वह भूक्षेत्र अनुत्पादक भी हो जाता है, जहाँ पर हम कृषि योग्य भूमि नहीं रहती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट, जिसे कहते हैं औद्योगिक व्यर्थ भूमि अर्थात ऐसी भूमियाँ ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों से निष्कासित बहिर्वाह राख व अन्य अवांछनीय अपशिष्ट पदार्थों की जमीन पर संचय से एक बहुत बड़ा भूत क्षेत्र निम्नलिखित हो जाता है। अर्थात जहाँ औद्योगिक खनन लगे होते हैं, वहाँ के आसपास की भूमि पूर्ण रूप से कारखानों से निकलने वाली कचरे के कारण धुआं इत्यादि से खराब होने का कार्य करती है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, तटीय बालू एवं रेगिस्तान क्षेत्र अर्थात वायु एवं जल द्वारा बहित होकर बालू के ढेर बनते हैं। इसके अतिरिक्त कम वर्षा वाले क्षेत्रों में रेत के विस्तार से बड़ी बड़ी रेगिस्तान बने हैं, जहाँ के अधिकांश क्षेत्र अनुत्पादक होते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम पट्टी भूमि। पट्टी भूमि क्या है, ये आपको पता है क्या? चलिए मैं आपको बता दूं पट्टी भूमि क्या कहलाती है। पट्टी भूमि वे भूमि कहलाती हैं जहाँ रेल की पटरियों के किनारे तथा सड़क के किनारे दोनों साइड थोड़ी थोड़ी जगह डली रहती है, जहाँ पर सरकार द्वारा पेड़ लगाने का कार्य किया जाता है। ऐसी भूमि का उपयोग हम कृषि के क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम इसका नेक्स्ट टॉपिक, ढलानों पर पत्थर कंकड़ द्वारा आच्छादित व्यर्थ चारागाह अर्थात ऐसी जगह जहाँ पर ढालू स्थान होता है, वहाँ पर बरसात के मौसम में मिट्टी का पानी की वजह से बह जाती है, जिसके कारण वहाँ पर ऊपरी सतह पर पत्थर कंकड़ रहते हैं, जिस पर जंगली घास इत्यादि उगकर उगने का कार्य करती हैं। अब पढ़ेंगे हम बंजर भूमि
का दूसरा मुख्य पॉइंट, जिसे हमने कृषि आयोग बेकार भूमि के अंतर्गत बांटा था। कृषि आयोग बेकार भूमि के अंतर्गत हम इसे 3 भागों में बांटने का कार्य करते हैं, जिसे बंजर, चट्टान एवं पथरीली व्यर्थ भूमि कहते हैं, हिमानी और हिमांचित क्षेत्र। तीसरा है लवण धाग व लवण मास। आइए तो इसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें बंजर, चट्टान एवं पथरीली व्यर्थ भूमियों का अध्ययन करते हैं। बंजर ये ऐसी भूमि क्षेत्र हैं जिनकी ऊपरी सतह पत्थरों व सेल समूह द्वारा ढकी रहती है। ये भू क्षेत्र वनस्पति विहीन होते हैं तथा पूर्णतः कृषि के लिए आयोग होते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, हिमानी और हिमांचित क्षेत्र, अर्थात ऐसे क्षेत्र जो उच्च क्षेत्रों में भू सतह सदैव बर्फ से ढकी रहती है तथा उन पर वनस्पति अथवा अन्य कोई जीव नहीं पाए जाते हैं। ऐसी भूमियों पर कृषि असंभव है। ऐसी भूमियों को हिमानी और हिमांचित क्षेत्र कहते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, लवण धाग व लवण मास। जैसा कि हमें इसके पॉइंट से ही पढ़ने पर समझ में आ रहा है, लवण धाग व लवण मास अर्थात समुद्र के किनारों पर पाई जाने वाली भूमि, जहाँ पर समुद्र की लहरों से आए जाने के कारण आए गए पानी का भूमि पर रुक जाना तथा जिससे लवण भूमि की ऊपरी सतह पर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण ऐसी भूमियों पर हम खेती करने का कार्य नहीं कर सकते हैं। आज के टॉपिक में बस इतना ही भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट। थैंक यू बॉयज़।